तो गाइस, आज शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ था। तो बात तब की है जब मैं नया नया सेकेंड ईयर में आया था और मेरी पोस्टिंग क्लिनिकल पोस्टिंग हुई थी इनटू द मेडिसिन, और उसमें भी इमरजेंसी वार्ड में। तो मैं वहीं इमरजेंसी वार्ड में पोस्टेड था। और एक दिन क्या हुआ, अराउंड एट द टाइम ऑफ आफ्टरनून, एक एल्डरली पेशेंट आया, 60 to 65 ईयर्स उनकी एज होगी। और उनकी चीफ कंप्लेन थी कि उनको इंटेंस पेन हो रहा था इन टू द हिज लेफ्ट जॉ और इन हिज नेक एंड थ्रू आउट हिज लेफ्ट आर्म। तो ये उनकी चीफ कंप्लेन थी। तो जहाँ वहाँ पे ड्यूटी रेसिडेंट डॉक्टर था, तो उन्होंने कंप्लेन सुनी और मैं भी वहीं था। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे पेशेंट को बोला, आप जाओ ईसीजी करा के लाओ। और फिर वो ईसीजी कराने चले गए पेशेंट। तो फिर मैंने कुछ देर बाद, जब मैं और सर अकेले थे, डॉक्टर अकेले थे, रेसिडेंट अकेले थे, तो मैंने सर से पूछा, सर आपको कोई टारगेट मिलते हैं क्या? सर ने पूछा, कैसे टारगेट? मैंने सर से पूछा, वही सर जो हॉस्पिटल देते हैं कि आपको महीने में इतनी ईसीजी करवानी है, इतने एक्सरे कराने, इतने सीटी करानी है। तो रेसिडेंट डॉक्टर ने बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, सर अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आया था जिसको हाथ में बहुत तेज़ दर्द था, तो आपने उसको ईसीजी कराने का बोल दिया, जबकि उसको हाथ में पेन है, ज़रूर उसकी कोई ऐसी नर्व खिंचा गई होगी कुछ काम वाम करते हुए। तो सर ने बोला, अबे साले फर्स्ट ईयर फेल हैं, ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। देयर इज़ अ टॉपिक नेम्ड एज रेफर्ड पेन, सर ने मुझे बोला, है ना। तो सर ने बोला, साले तू फर्स्ट ईयर में पढ़ के नहीं आया क्या? मैंने बोला, सर कभी ये टॉपिक तो सुना नहीं मैंने, रेफर्ड पेन क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जा, तू आज जाएगा घर पे, पूरा पढ़ के आएगा, कल मुझे बताएगा कि क्या है वो टॉपिक। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे को वार्ड से भगा दिया जहाँ से। तो उस दिन फिर शाम को मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा, और फिर इनफैक्ट अगले दिन मैंने सर को जाके बताया भी, और वो केस था, एमआई का केस था वो। तो ये कन्फ्यूजन मुझे थी कि क्या होता है रेफर्ड पेन, और मुझे सेकेंड ईयर में आके पता चला रेफर्ड पेन क्या होता है, और ऐसी कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों के साथ है। तो जैसे कि मैंने अपना वो कन्फ्यूजन क्लियर करा, मैं चाहता हूँ आज अपन ये टॉपिक डिस्कस करें और उस कन्फ्यूजन को अपन हटाएं। इसलिए आज अपन इस टॉपिक को कवर करेंगे और इसमें इसका इंट्रो, मैकेनिज्म और क्लिनिकल कोरिलेशन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव अहेड। सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन दैट अराइज इन द माइंड, दैट व्हाट इज़ रेफर्ड पेन। तो जैसा मैंने आपको मेरे इंसिडेंट में बताया था, वो केस एमआई का था। तो क्या होता है, जो हार्ट है वो एक विसरल ऑर्गन है। विसरल मतलब बॉडी के अंदर का ऑर्गन है वो, है ना। तो हार्ट में कोई सा भी, हार्ट से जितने भी नर्व फाइबर, जो पेन के नर्व फाइबर अराइव हो रहे हैं, वो फिर जाएंगे इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन तक जाएंगे, फिर ब्रेन उनको पेन के सिग्नल्स को परसीव करेगा और वो फिर फील कराएगा कि हाँ पेन हो रहा है आपको। और फिर ऐसा होता है कई कई केस में कि जो स्किन के नर्व फाइबर्स हैं, या फिर अपन कह लो, या फिर मसल के नर्व फाइबर्स हैं, वो भी कभी कभार विसरल नर्व फाइबर्स के साथ वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं वाइल गोइंग इनटू द अपना स्पाइनल कॉर्ड। तो उससे होता क्या है, एक जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन की खिचड़ी बन जाती है। खिचड़ी, मैं कहूँ कि इन्फॉर्मेशन मिक्स हो जाती है। तो क्या होता है, जो विसरल नर्व फाइबर्स, विसरल नर्व पेन फाइबर्स हो रहे होते हैं, और जो स्किन या फिर मसल के नर्व पेन फाइबर्स हो रहे होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड में आते आते वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं बीच में। तो क्या होता है, फिर जो पेन फाइबर जो फिर ब्रेन तक ट्रैवल करते हैं, फिर ब्रेन उसको मिस इंटरप्रेट करने लग जाते हैं कि यार वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये पेन आ कहाँ से रहा है, स्पेसिफिकली वो बता नहीं सकता। और क्योंकि ब्रेन ने कभी इंटरनल ऑर्गन्स देखे ही नहीं होते हैं, उसको एक्सपीरियंस ही नहीं होता इंटरनल ऑर्गन्स का पेन कैसा होता है, इसलिए वो परसीव करता है कि यार ये पेन है ना, कोई स्किन या फिर कोई मसल से आ रहा है, जो वो उसकी आइज़ जो हमेशा देखती है जैसे स्किन, या फिर कोई मसल, आउटर मसल, तो उसको लगता है यार ये यहाँ से पेन आ रहा है। तो अपन देखते हैं क्या है। तो पेन परसीव्ड इन अ लोकेशन डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन, जैसा कि मैंने आपको मेरे उससे बताया था, केस से बताया था कि पेशेंट को एमआई डिटेक्ट हुआ। अब एमआई में बहुत बार अपना चेस्ट पेन होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चेस्ट पेन ना होते हुए वो पेन जॉ तक रेफ़र होता है, और कई कभार वो पूरा हाथ तक रेफ़र होता है। तो ये पेन रेफ़र क्यों होता है? क्योंकि जो अपने पेन फाइबर जो हार्ट से निकल रहे हैं, और जो पेन फाइबर जो अपने पूरे हाथ को और अपने जॉ को और नेक को सप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों पेन फाइबर्स हार्ट के और मसल के पेन फाइबर्स इंटरकनेक्ट हो जाते हैं वाइल गोइंग इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। और फिर ब्रेन उसको कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये पेन आ कहाँ से रहा है, और फिर वो पेन को
बता देता है कि यार ये कोई एक्सटर्नल बाहर की अपनी चीज़ से आ रहा है, जैसे कि स्किन और मसल से। तो अकर्स ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ विसरल एंड सोमेटिक एफेरेंट फाइबर्स। एफेरेंट फाइबर्स वो होते हैं जो ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन क्या करता है, फिर ब्रेन इसको मिस इंटरप्रेट करता है सोर्स को, पेन के सोर्स को, ड्यू टू द शेयर्ड न्यूरल पाथवे। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों कंबाइन हो जाते हैं और फिर ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है उसमें कि पेन कहाँ से आ रहा है। तो इसका वही मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ कि नर्व फ्रॉम द ऑर्गन एंड स्किन और मसल कन्वर्ज एट द सेम स्पाइनल सेगमेंट। जैसे, तो अब जैसे अपन राइट वाले डायग्राम पे यदि कॉन्सेंट्रेट करें, तो इसमें एक अपेंडिक्स का केस लिया है। इसमें क्या होता है, जो अपेंडिक्स होता है वो यदि उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और अपेंडिक्स का एग्जैक्ट लोकेशन होता है मैकबर्नीज पॉइंट, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। लेकिन क्या होता है, जब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होता है, अपेंडिसाइटिस होता है, उसका पेन अराउंड बेली बटन होता है। मतलब कि आपका मैकबर्नीज पॉइंट पे पेन ना होते हुए पेन होता है अराउंड आपके अम्बेलिकस पे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पेन के फाइबर्स हैं दैट अराइजिंग फ्रॉम अपेंडिक्स, और जो पेन के फाइबर्स हैं जो कि बेली बटन को सप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों बीच में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, अपेंडिक्स के पेन फाइबर्स और बेली बटन के पेन फाइबर्स। और फिर वो दोनों एक साथ असेंड करते हैं इनटू द स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन में जाते हैं। तो ब्रेन समझ ही नहीं पाता है कि वो पेन फाइबर्स वो अपेंडिक्स के पेन फाइबर्स हैं कि वो पेन फाइबर्स हैं जो बेली बटन से आपके अम्बेलिकस से आ रहे हैं। तो पेन को जो ज़्यादा देखा हुआ चीज़ लगती है, तो वो पेन उसको ब्रेन को लगता है कि हाँ, इधर कुछ बेली बटन में ही कुछ अपनी दिक्कत है, इसलिए वो पेन वहाँ पे फील कराता है जहाँ पे जो पेन फाइबर्स जो अम्बेलिकस को सप्लाई कर रहे हैं, ना कि एट द अपेंडिक्स। तो इसका यही है, इसमें अपन ने वही मैकेनिज्म में आपको समझाया, नर्व फ्रॉम ऑर्गन्स एंड स्किन या फिर मसल कन्वर्ज एट द सेम स्पाइनल सेगमेंट। ब्रेन एसोसिएट्स पेन विद मोर फैमिलियर सोमैटिक रीजन। सोमैटिक रीजन इसमें अपना, तो आपको पेन फील होता है अराउंड द अम्बेलिकस, ना कि एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स दैट इज मैकबर्नीज पॉइंट। तो इसीलिए अपन थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड पॉइंट पे, लीड टू पेन बीइंग फेल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पैथोलॉजी। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैंने एग्जांपल्स निकाले हैं कि रेफर्ड पेन के, यूँ तो रेफर्ड पेन के एग्जांपल काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आपको बाय हार्ट आने चाहिए, क्योंकि इससे ही बहुत सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस बनते हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको मेरे केस से बताया था कि एमआई का पेन कई बार लेफ़्ट आर्म, जॉ और नेक तक भी रेफ़र होता है। और राइट हैंड साइड में डायग्राम में अपन देख सकते हैं, जो रेड वाला हाईलाइटेड पोर्शन है वो हार्ट का पेन है, वो कहाँ तक रेफ़र हो रहा है, अप टिल द आर्म। गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन होता है तो वो राइट शोल्डर और स्कैपुलर एरिया तक वो रेफ़र होता है। अब गॉल ब्लैडर का केस है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड के बाद कैसे। और किडनी स्टोन्स का पेन होता है टू द ग्रॉइन रीजन। ग्रॉइन रीजन मतलब कि अराउंड द आपका मीडियल, ग्रॉइन मतलब आपका मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो किडनी स्टोन होते हैं ना, उनका पेन यहाँ तक रेफ़र होता है। अपेंडिसाइटिस मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड में बताया कि वो पेन रेफ़र होता है टू द अम्बिलिकल रीजन। और पेप्टिक अल्सर का जो पेन होता है वो बैक में फील होता है, मतलब जो स्टमक में अल्सर्स होते हैं वो बैक में फील होते हैं। तो गाइस, अब मैं बताऊंगा आपको कैसे गॉल ब्लैडर का जो इन्फ्लेमेशन है उसका जो पेन होता है वो रेफ़र होता है टू द राइट शोल्डर और स्केपुलर रीजन। तो गाइस, ये है अपना डायफ्राम, दिस इज़ आवर डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम की जो नर्व्स हैं, वो जो डायफ्राम को नर्व इनर्वेट करती है वो होती है फ्रेनिक नर्व। ये सब आप जानते होंगे, फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को इनर्वेट करती है। और फ्रेनिक नर्व बनी होती है अपनी किसके कॉम्बिनेशन से, C3, C4 और C5। ये जब तीन नर्व्स निकलती हैं तो वो निकल के मिल के बनाती है फ्रेनिक नर्व। तो जो फ्रेनिक नर्व होती है वो अपन सब जानते हैं C3, C4, C5 की बनते हैं, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, C3, C4, C5 कीप्स द डायफ्राम अलाइव। तो इससे अपने को पता चल गया कि डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व इनर्वेट करती है। अब आप ये भी रिकॉल कर पा रहे हो कि जो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है वो शुरू हो जाता है अपना C5 से और जाता है अप टिल द T1, C5, C6, C7, C8 और T1। तो ब्रेकियल प्लेक्सस और फ्रेनिक नर्व का C5 सेगमेंट ये दोनों कॉमन है।
और ब्रेकियल प्लेक्सस का C5 जो सेगमेंट है, ये मैं बताऊँ आपको, दिस इज़ द C5। जो C5 से जो नर्व अराइज हो रही होती है, और वो जो C5 जो नर्व है ना, वो आपको वो आपके शोल्डर को सप्लाई करती है, शोल्डर और स्केपुलर रीजन को। तो ये मैंने यहाँ पे शो भी कर दिया है। ये आपका C5 जो ये है, यहाँ से जो नर्व अराइज हो रही है वो आपके शोल्डर को सप्लाई कर रही है। तो होता क्या है, जब गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन होता है, तो गॉल ब्लैडर और लिवर ये डायफ्राम की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। तो गॉल ब्लैडर में कोई सा भी यदि इन्फ्लेमेशन है या फिर इरिटेशन है, वो डायरेक्टली इरिटेट करेंगे टू द डायफ्राम। और डायफ्राम का जो पेन फाइबर्स है, जो फ्रेनिक नर्व है, वो जा रही है और वो जाके अपना मर्ज हो रही है इनटू द C5। और C5 के जो पेन फाइबर्स हैं, वो पेन सेंसेशन फ्रॉम द शोल्डर्स भी लेकर आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो जो शोल्डर, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके C5 आ रहे हैं फाइबर्स, और यहाँ से जो मैंने रेड में आपको शो कर दिए, ये नर्व है, मैंने इसको रेड कलर में शो करा है। तो अब पेन आ रहा है आपको फ्रेनिक नर्व से, और लेकिन C5 जो सेगमेंट है वो आपके शोल्डर को भी सप्लाई कर रहा है। तो इस केस में अब ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि पेन आ कहाँ से रहा है। तो ब्रेन को जो ज़्यादा फेमिलियर एरिया पता है वो है शोल्डर। तो ब्रेन को लगता है यार शोल्डर में ही कोई दिक्कत है, इसलिए शोल्डर में पेन, इसलिए ब्रेन समझता है कि कहीं शोल्डर में दिक्कत है, और वो फिर ऐसा परसीव करता है कि शोल्डर में पेन है। तो गाइस अपन आ जाते हैं अब, इसकी बहुत तगड़ी एनालॉजी है जो मुझे पता है। तो रिसेंटली गाइस मैंने अभी एक होटल विज़िट करा था। तो होटल्स में क्या होता है, हर रूम में फायर अलार्म और फायर डिटेक्टर लगे होते हैं। सॉरी, हर रूम में फायर डिटेक्टर लगे होते हैं और कॉरिडोर में फायर अलार्म लगे होते हैं। तो होता क्या है, तो ये जो आपका जो ये फायर सिस्टम होता है वो सेंट्रल होता है। तो फॉर एग्जांपल यदि आप रूम 501 में रुके हुए हैं, है ना, और जो स्मोक डिटेक्टर है वो स्मोक डिटेक्ट करता है इनटू द रूम 201। तो क्या होगा, वो केवल 201 के फायर अलार्म नहीं चालू करेगा, वो जो स्मोक डिटेक्टर है ना वो सेंट्रल सिस्टम पे जाएगा और वो होटल के सारे फायर अलार्म शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी सारे टूरिस्ट हैं, जितने भी आपके सब ठहरने वाले हैं, वो सारे इवैक्यूएट हो जाएंगे। तो ये केस अपना रेफर्ड पेन के साथ बहुत मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप रूम 501 में रुके हो। अब बेसिकली आपके रूम का डिटेक्टर, जो फायर डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है, उसने तो स्मोक डिटेक्ट नहीं करा, लेकिन आपके कॉरिडोर के जो फायर अलार्म्स हैं वो बिल्कुल आपके बजना शुरू हो गए, वो उन्होंने आपको अलार्म कर दिया, लेकिन आपको नहीं पता कि स्मोक आ कहाँ से रहा है। तो ये सेम टू सेम ऐसा केस होता है ब्रेन के साथ। उसको पता नहीं है पेन आ कहाँ से रहा है, लेकिन वो जो देखी हुई चीज़ है उसको वो कहता है कि चलो यहाँ से पेन आ रहा है, तो वो ऐसे अलर्ट कर देता है। नाउ गाइस, कमिंग टू द क्लिनिकल कोरिलेशन। तो क्या होता है इसके क्लिनिकल कोरिलेशन, जैसा मैंने आपको मेरे इंसिडेंट से बताया, अगर मुझे ये नहीं पता होता तो मैं शायद पेशेंट को बिल्कुल जान से ही मार देता। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसको MI आया है, जैसा कि डायग्नोसिस मैं बना रहा था। तो इसलिए हेल्प करता है इन डायग्नोसिस ऑफ हिडन डिजीज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, एंड अवॉइड मिस डायग्नोसिस एंड डिलीज इन ट्रीटमेंट। तो गाइस, यहाँ पे अपन अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा लेक्चर, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके बताइए कि कभी आपने सुना है क्या कि आपके कोई दादा हैं, चाचा हैं, पापा हैं, उनको बैक पेन है और पेशेंट डॉक्टर ने बोला है कि आपकी चलो एंडोस्कोपी करते हैं, और आपके मन में बिल्कुल क्वेश्चन मार्क बन गए हों। तो ऐसा कुछ भी हुआ हो आपके साथ, जो कि मैंने बताया, ये केस है एक पेप्टिक अल्सर का, जहाँ का पेन रेफर होता है टू द बैक। तो ऐसा कुछ हुआ हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।